Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Civics, Chapter 1, Understanding Diversity. So let's start. Firstly, we will discuss about what does diversity add to our lives. Just like Sameer 1 and Sameer 2 became friends, you might have friends you are very different from you. जैसे समीर 1 और समीर 2 दोनों फ्रेंड्स बने, वैसे ही आपकी भी फ्रेंड्स होंगे जो आपसे बहुत डिफरेंट होंगे और आपने शायद उनके घर में डिफरेंट टाइप का फूड भी खाया होगा, उनके साथ डिफरेंट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए होंगे, उनके कपड़े भी पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी लैंग्वेज भी सीखी होगी. You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. आपको शायद तरह तरह के एनिमल्स, पीपल या फिर घोस्ट की स्टोरीज सुनना और पढ़ना पसंद होगा. शायद आपको खुद स्टोरीज बनाना भी पसंद होगा. कई लोग एक अच्छी स्टोरी पढ़कर बहुत खुश होते हैं क्योंकि यह न्यू स्टोरी बनाने के लिए आइडियाज़ देती है. जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे बुक्स से, रियल लाइफ से और इमेजिनेशन से आइडियाज़ लेते हैं. Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendships. कुछ लोग जंगल में एनिमल्स के पास रहते हैं और वो एनिमल्स की फ्रेंडशिप और उनकी फाइट्स के बारे में स्टोरीज़ लिखते हैं. कुछ अन्य लोगों ने राजा और रानियों के बारे में और उनके सम्मान के बारे में स्टोरीज़ लिखी. कुछ ने अपनी बचपन की यादें, स्कूल और फ्रेंड्स के बारे में भी स्टोरीज़ लिखी. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes. कल्पना कीजिए कि जिनकी स्टोरीज़ आपने सुनी या पढ़ी हैं वो सभी स्टोरी टेलर्स या राइटर्स को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ सभी लोग ओनली 2 कलर्स के ही कपड़े पहनते हों, रेड एंड वाइट, एक ही तरह का खाना खाते हों जैसे शायद पोटैटोज़, और केवल 2 एनिमल्स को ही पालते हों, फॉर एग्जाम्पल डियर और कैट, और वो केवल सांप सीढ़ी खेल से अपने को एंटरटेन करते हों. ऐसी जगह रहकर स्टोरी राइटर्स कैसी स्टोरीज लिख पाएंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. इंडिया कई डाइवर्सिटीज़ का देश है. हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स का फूड खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं. बट एक्चुअली गहराई से सोचें तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हम लोगों के करने के तरीके डिफरेंट होते हैं. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? A little more than 200 years ago or long before, the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives. People traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. लगभग 200 ईयर्स पहले की बात है या उससे भी पहले की, जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस या कार हमारी लाइफ का पार्ट नहीं थे. तब भी लोग वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाया करते थे. वे शिप्स, हॉर्सेस, कैमल्स या फिर पैदल चलकर जाते थे. ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद. अक्सर ये यात्राएं न्यू लैंड की सर्च के लिए या सेटल होने के लिए, न्यू प्लेसेस की तलाश में या व्यापार के लिए की जाती थी. क्योंकि ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर काफ़ी लंबे समय तक रुक जाते थे. इसके अलावा लोग सूखे और अकाल के कारण भी अपना घर छोड़ देते थे और उन्हें जब पेट भर खाना भी नहीं मिलता था तब वो नई जगह पर चले जाते थे. कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ लोग युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते थे. Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little and at other times they managed to do things in the old ways. लोग जब नई जगह में अपने घर बनाते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा चेंज आ जाता था. कुछ चीज़ें नए अपना लेते थे
और कुछ पुरानी ही रहती थी। इसलिए उनकी लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन्स ये सभी न्यू और ओल्ड का मिक्सचर हो जाते थे और इसी इंटरमिक्सिंग के कारण कुछ न्यू और डिफरेंट कल्चर्स बन जाते थे। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. यदि हम अलग अलग प्लेस की हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है कि कितने सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के लोगों की लाइफ और कल्चर को शेप देने में हेल्प की है। इस प्रकार यूनिक हिस्ट्रीज के कारण कई क्षेत्र बहुत विविध हो गए। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. ठीक इसी प्रकार डाइवर्सिटी तब भी आती है जब लोग अपनी लाइफ को उस जियोग्राफिकल एरिया में ढाल लेते हैं जिसमें वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी एरिया में रहने में बड़ा फ़र्क होता है। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की हैबिट्स डिफरेंट होंगी, बल्कि जिस तरह का काम वो करते हैं वो भी डिफरेंट होंगे। सिटीज़ में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी लाइफ उनके फिज़िकल सराउंडिंग्स से किस तरह गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में शायद ही लोग अपनी वेजिटेबल्स या ग्रेन उगाते हैं, वे इन सभी चीज़ों के लिए मार्केट पर ही डिपेंड रहते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। आइए इंडिया के 2 पार्ट्स लद्दाख और केरल के एग्जाम्पल के ज़रिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की डाइवर्सिटी पर उसके हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। Students, you can look in this map. Kerala is in south direction and Ladakh is in north direction. Okay. Now you can see in this picture the dry barren landscape of the mountainous desert of Ladakh. Now students, I will tell you about Ladakh. Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. लद्दाख जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी एरिया है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती और यह एरिया पूरे साल स्नो से कवर्ड रहता है। इस एरिया में बहुत ही कम ट्रीज़ ग्रो हो पाते हैं। पीने के पानी के लिए वहाँ के लोग समर्स में पिघलने वाली स्नो पर डिपेंड रहते हैं। पीपल हेयर कीप शीप एंड द शीप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। यहाँ के लोग एक स्पेशल शीप पालते हैं जिसमें पश्मीना वूल मिलती है। यह वूल कॉस्टली होती है, इसलिए पश्मीना शॉल कॉस्टली होते हैं। लद्दाख के लोग केयरफुली इस वूल को कलेक्ट करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। पश्मीना शॉल कश्मीर में ही बुनी जाती हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। यहाँ के लोग मीट और मिल्क से बनी चीज़ें जैसे चीज़ और बटर खाते हैं। यहाँ पर सभी फैमिलीज़ के पास कुछ गोट्स, काउज और याक होते हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि लद्दाख व्यापारियों को यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर काफ़िले उस एरिया में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहा जाता है। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम और कारपेट्स लेकर चलते थे। बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाय लद्दाख। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लगभग 400 ईयर्स पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था और अब यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है। लद्दाख में सॉन्ग्स और पोएम्स का ओरल ट्रेडिशन है। तिब्बत का लोकल वर्जन केसर सागा लद्दाख में काफ़ी फेमस है और इसे मुस्लिम और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं।
Students, remaining part of this chapter I will explain you in next video. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.